दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? है। ठीक है। तो लास्ट दिन हम लोग डिस्क्राइब किए थे कि मतलब they are the stratovolcano, shield volcano, like those things. आज हम आज हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे कि कैल्डेरा क्या होता है, फिर तुम्हारा और बहुत कुछ कुछ फीचर से छोटा बहुत ज्यादा नहीं, 50 मिनट्स का क्लास होने वाला है, 40 to 50 मिनट्स मैक्स टू मैक्स। तो क्या है, सो पिछले क्लास से कोई बताओ कि व्हाट इज पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स? ওই ভলক্যানিক অ্যাশ, টাফ, ভলক্যানিক বম্ব, এগুলো মানে যেগুলো মেল্ট থেকে যে মেটেরিয়ালস গুলো ফর্ম হয়। मिल्ट से ऐसा मटेरियल मटेरियल मतलब? जो कि लावा फ्लो के टाइम में मतलब निकलता है, मतलब ऐसा मटेरियल जो कि इटसेल्फ बना है, मटेरियल्स मेड ऑफ इटसेल्फ, वोल्केनिक ऐश वगैरह सब जो होता है ना। अच्छा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन दादा, जैसे मतलब वोल्केनिक निकला तो उसका जो वोल्केनिक निकला तो का विस्कोसिटी अगर मतलब बहुत कम है तो वो ज्यादा दूर तक, नहीं मैं ये दूसरा चीज बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, एक मिनट। ভলক্যানিক ইরাপশনের সময় ফর্ম হয়। दैट इज वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में सब कुछ ही फॉर्म होता है, एक रॉक भी वोल्केनिक इरप्शन के ड्यूरिंग फॉर्म होता है, तो एक रॉक क्या पायरोक्लास्टिक मटेरियल है? না। सपोज basalt also forms during uh, volcanic eruption or after the volcanic eruption. Now is a basalt a pyroclastic material then? না। Then क्या है पायरोक्लास्टिक मटेरियल, कैसे फॉर्म होता है? मैं पिछले दिन इतना डिस्क्राइब किया, कर नहीं रहे होगा तुम लोग कुछ भी बुक से? दादा वॉल्केनिक इरप्शन होने के दौरान जो मटेरियल बाहर निकलता है ना, हाँ, तो वो मटेरियल जब डिपोजिट होता है ग्राउंड सरफेस पे, क्या होता है? मतलब लावा के रूप में जब वो डिपोजिट होने लगता है तो उस मटेरियल को हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, जैसे कॉन्ग्लोमेरेट दादा, ब्रेसिया, एंग्लोमेरेट। वो है पायरोक्लास्टिक मटेरियल। কংগ্লোমারেট পাইরোক্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল হয়। वो तो छोड़ दे, अलग बात है। मेरा क्वेश्चन है कि हाउ डज अ पायरोक्लास्टिक मटेरियल फॉर्म एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाय व्हिच पायरोक्लास्टिक मटेरियल विल फॉर्म, मतलब मोस्ट ऑफ द पायरो, मतलब किस टाइप ऑफ वोल्केनिज्म से सबसे ज्यादा पायरोक्लास्टिक मटेरियल फॉर्म होगा? स्ट्रेटोवॉल्केनो से। स्ट्रेटोवोल्केनो नहीं, देखो पायरोक्लास्टिक मटेरियल सर क्या है कि सपोज तुम्हारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल सर बेसिकली नथिंग बट, पहला बात तो एक्सप्लोसिव वोल्केनो होना चाहिए, एक्सप्लोसिव नेचर होना चाहिए वोल्केनो का। मैंने पिछले दिन बोला ना कि ये वाला जो डायग्राम था इधर गया, ये वाला डायग्राम कि
बहुत सारा तुम्हारा वोलाटाइल मटेरियल जो है, वोलाटाइल मटेरियल, मैं बात सकता हूँ तो वोलाटाइल मटेरियल के प्रेजेंस में वो जब निकलेगा बाहर तो एक एक्सप्लोशन होगा, हाईली एक्सप्लोशन. नाउ due to this, some rock fragment will be ejected out of the volcano and which will travel aerodynamically through air and cool down. After that, it will fall. Those materials are called pyroclastic materials. कुछ सुनते नहीं हो क्या, या फिर क्या पढ़ते नहीं हो घर में जाके? मेरा क्लास करके नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा खुद को. तो वोल्कन पायरोक्लास्टिक मटेरियल फॉर्म होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ वोल्केनो चाहिए. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर होगा, जितना ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर होगा एक वोल्केनो का, उतना अमाउंट ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी फॉर्म होगा. तो और एक्सप्लोसिव नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक मैग्मा का SiO2 कंटेंट. SiO2 कंटेंट. तो SiO2 कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो एक्सप्लोसिव नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. Now the thing is, it directly doesn't depend upon SiO2 content. It directly depends upon the amount of volatile present, volatile materials. मतलब क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं कि SiO2 content high, the magma or the lava will have a high viscosity. Second क्या है? Then the volatile materials present in the magma will be the high, very high amount of volatile will be high. वोलाटाइल हाई होगा. वोलाटाइल हाई होने से क्या होगा? एक्सप्लोसिव नेचर होगा. और एक्सप्लोसिव नेचर होने से क्या होगा? पायरोक्लास्टिक मटेरियल पायरोक्लास्टिक मटेरियल फॉर्म होगा. फॉर्म হবে. ফর্ম হবে. ফর্ম হবে বললাম, মানে তৈরি হবে. और एक प्रोसीजर भी है पायरोक्लास्टिक मटेरियल फॉर्म होने का. देखो, सपोज ये तुम्हारा एक कोन स्ट्रक्चर है, लावा कोन या फिर जो भी बोलो. तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो लावा है वो निकलने के साथ साथ यहाँ पर ही जम जाता है. ये उसके मुंह माउथ के ऊपर ही जम जाता है. तब क्या होता है, क्योंकि बहुत हाई विस्कस से ज्यादा मूव नहीं कर पाता है, पर इनसाइड अब भी बहुत सारा लावा या फिर मैग्मा प्रेजेंट है. तो ये लावा या मैग्मा जो है ये आउटवर्ड एक बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है. प्रेशर एक्सर्ट करता है. और ये प्रेशर एक्सर्शन के लिए ये जो वोल्केनो के मुंह के ऊपर जो मैग्मा या फिर जो लावा जो मेल्ट जमा हुआ था, ऐसे सॉलिडिफाइड हो गया था, वो ऐसे उसको तोड़ के निकल जाता है. तोड़ के निकल जाता है. और तोड़ के निकलने के लिए ये जो सॉलिड रॉक था ये तुम्हारा क्या होता है? पाउडर्ड हो जाता है या फिर डस्ट हो जाता है, टूट जाता है. इसके वजह से भी पायरोक्लास्टिक मटेरियल जनरेट हो सकता है. पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स इसके वजह से भी जनरेट हो सकता है. समझे कि नहीं समझे? रिपीट कर दो दादा एक बार. अच्छा, ये तेरा एक वॉल्केनिक कोन है, ठीक है ना? ये तेरा एक वॉल्केनिक कोन है. यहाँ पर तेरा नीचे मैग्मा चैम्बर जो भी है,
तो यहां से आ रहा है मैग्मा। तो अगर इसका विस्कोसिटी बहुत हाई होगा, विस्कोसिटी बहुत हाई होगा तो ये ज्यादा दूर मूव नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू हाई विस्कोसिटी, ड्यू टू हाई विस्कोसिटी सम मैग्मा और सम लावा, क्या होगा कि ये जो माउथ है वोल्केनो का, एक सेकेंड, ये जो माउथ है वोल्केनो का, ये वोल्केनो का माउथ में ऐसे स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, जम जाएगा माउथ के ऊपर ही। तो अभी ये माउथ के ऊपर जम जाने के लिए क्या होगा, ये सॉलिडिफाइड हो गया एकदम माउथ के ऊपर, वोल्केनो का जो वेंट है उसके ऊपर। अभी एक चीज देखो, यहाँ पर फिर भी तुम्हारा मैग्मा प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये जो वो अंडरलाइन जो लावा या फिर मैग्मा जो है, ये ऊपर की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये ऊपर, ये रॉक के ऊपर, ये जो सॉलिडिफाइड हो गया है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अभी ये प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए क्या होगा कि हाई अमाउंट ऑफ तुम्हारा आ, वो जनरेट करेगा, हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर होने के लिए ये जो ऊपरी भाग का जो रॉक है ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। और टूट के लिए बहुत सारा डस्ट पार्टिकल जनरेट होगा और ये ऐसे करके फ्लो करके तुम्हारा फिर सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होगा। ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑल्सो सम पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स में जनरेट। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हाँ दादा। समझ में आया? हेलो। हाँ 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 दादा। अच्छा, अब बताओ पायरोक्लास्टिक एग्जांपल का कुछ एग्जांपल्स, पायरोक्लास्टिक मटेरियल का कुछ एग्जांपल बताओ। volcanic ash, stuff, वोल्केनिक ऐश, वोल्केनिक टूफ। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्केनिक ऐश एंड टूफ? साइज। साइज, किसका साइज ज्यादा होता है? टॉप। हाँ, टॉप का दादा। टफ का साइज ज्यादा होता है, श्योर? हम्म। हाँ, 50% श्योर हूँ। कितना परसेंटेज में श्योर है तू? परसेंटेज में श्योर होगा क्या होगा, मेरे को 100% श्योर होना पड़ेगा ना। तू परसेंटेज पे श्योर होगा तो जैम में आंसर नहीं कर पाएगा। টুফেরই সাইজ বড় হয়। टूफेरी साइज बड़ो, अच्छा, हाई, there is basically no difference between volcanic ash and tuff। वोल्केनिक ऐश से जो रॉक बनता है उसको हम वोल्केनिक टफ बोलते हैं, ठीक है। वोल्केनिक ऐश से जो रॉक बनता है उसको ही हम वोल्केनिक टफ बोलते हैं। वोल्केनिक टफ भी नहीं बोलते, बस टफ टूफ बोलते हैं। समझ में आया? क्लासिफिकेशन भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने ठीक से। मैं एग्जाम लूंगा ना, एग्जाम के बाद सब बात करेंगे हम लोग। अच्छा, और सपोज तुम लोगों को दे दिया, ठीक है ना, कि चार ऑप्शन, अरेंज द ऑर्डर करके दे दिया कि यहाँ पर तुम लोगों को दे दिया, तीन ऑप्शन दे दिया कि बॉम्ब्स दे दिया, फिर तुम्हारा दे दिया ऐश, फिर तुम्हारा दे दिया लैपिली, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा साइज किसका होगा?
बॉम्ब का, बॉम्ब। बॉम्ब का। और सपोज और एक ऑप्शन दे दिया, ब्लॉक्स। अभी बोलो किसका सबसे साइज ज्यादा होगा? ब्लॉक हाँ तो ब्लॉक तो दादा बॉम्ब से बड़ा होगा, ये कोई। हाँ, क्या? ब्लॉक, बॉम्ब का साइज बड़ा होता है दादा। ब्लॉक से? नहीं, ब्लॉक उससे ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि बॉम्ब जो है वो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल होता है। अच्छा। और ऐश और लेपिली? एस तो सबसे छोटा साइज का होगा, लेपली उससे बड़ा हो सकता है। अच्छा। बॉम्ब्स एंड ब्लॉक्स, देयर इज नो साइज डिफरेंस बिटवीन बॉम्ब्स एंड ब्लॉक्स। बेसिकली बॉम्ब्स जब होगा, बॉम्ब फॉर्मेशन का प्रोसीड्यूर क्या है? बॉम्ब फॉर्मेशन का प्रोसीड्यूर ये वाला है, ये पिछले वाला। ये मोल्टेन स्टेज में ही फ्रेगमेंटेशन अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे बॉम्ब्स। और अगर सॉलिड स्टेट के बाद फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन का मालूम है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है मालूम है रवि? ब्रेकिंग डाउन। फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकिंग डाउन। अगर मोल्टेन स्टेज में अगर मोल्टेन स्टेज में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ब्लॉक्स, नहीं उसको हम बोलेंगे बॉम्ब्स। फ्रेगमेंटेशन ड्यूरिंग मोल्टेन स्टेज। ब्लॉक्स क्या है? फ्रेगमेंटेशन ड्यूरिंग सॉलिड स्टेट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दादा। तो अगर तुमको पूछे तो इस वाले डायग्राम में क्या फॉर्म होगा? जब यहां पर होगा ऐसे प्रोसीड्यूर में क्या फॉर्म होगा, ब्लॉक्स या बॉम्ब्स? ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसीड्यूर में। हाँ पहले तो दादा ब्लॉक फॉर्मेशन होगा, क्योंकि पहले तो सॉलिड था, उसको ब्रेक किया गया, तो पहले तो एग्जैक्ट ब्लॉक। एग्जैक्टली। और ये वाले में? ये वाले में क्या फॉर्म होगा? इधर बीच में लिक्विड था, मॉल्टेन स्टेज था, तो बॉम्ब। बॉम्ब फॉर्म होगा, एकदम परफेक्ट। नंदिता समझ में आया? হ্যাঁ। अच्छा। अभी देखो कि तुम लोगों का बहुत सारा पाइरोक्लास्टिक कोन्स होता है। पाइरोक्लास्टिक कोन्स, पाइरोक्लास्टिक कोन स्ट्रक्चर्स। उसमें से क्या क्या आता है? उसमें से तुम्हारा स्कोडिया कोन आता है। स्कोडिया क्या है? दादा इग्नियस रॉक है, जो कि जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होता है और पोरस नेचर का होता है, और अच्छा। इसके अंदर में सिलिका का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, और वॉल्केनिक, ये एक्सक्लूसिव है, और वॉल्केनिक मतलब सरफेस पे होता है ये। सी का मात्रा ज्यादा होता है। स्कोरिया नहीं, सॉरी, उसमें दूसरे में होता है, स्कोरिया में पैरागुजिन प्लेजियोक्लेस का मात्रा ज्यादा होता है। उतना कुछ मेरे को जानना ही नहीं है। मैं स्कोडिया का बोला था। स्कोडिया एक क्लाइन से स्कोडिया डिस्क्राइब होता है।
क्या था, स्कोडिया प्यूमिस ये सब बोला था। वेसिक्यूलर बेसल्ट है। एग्जैक्टली, वेसिक्यूलर बेसॉल्ट, वेसिक्यूलर बेसॉल्ट्स। स्कोडिया इज नथिंग बट वेसिक्यूलर बेसॉल्ट्स। समझ में आया? हाँ दादा। अच्छा, अब स्कोडिया कोन, फिर तुम्हारा हो गया सिंडर कोन्स, फिर तुम्हारा हो गया मार्स लिख लो, फिर तुम्हारा हो गया मार, जो तुम लोगों को चाहिए थोड़ा जीवन में, फिर याद रहेगा सब। फिर हो गया तुम्हारा टफ रिंग, टफ कोन, ये सब होता है। टफ रिंग, टूफ कोन्स। अभी थोड़ा डिटेल्स में जाके दादा मारটা কি? बोल रहे बोल रहे मार का पहले हम फोटो देख लेते, उसके बाद हम मार क्या है वो डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है ना। मार बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मार बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चर। अच्छा ये देखो, तो मार क्या है, मार का तुम्हारा डायग्नोस्टिक फीचर क्या है कि मार एक, उसमें जो क्रेटर रहेगा, सेंट्रल जो क्रेटर रहेगा, या फिर तुम्हारा हाँ सेंट्रल जो क्रेटर रहेगा, वो एक लार्ज साइज का क्रेटर रहेगा, ठीक है ना। एक लार्ज साइज का क्रेटर रहेगा, और वो फॉर्मेशन होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसको हम बोलते हैं कि वाटर एंड लावा इंटरेक्शन, वाटर एंड मेल्ट इंटरेक्शन। अभी वो कैसे फॉर्म होता है, देखो, जब एक लावा या फिर मैग्मा जब नीचे से ऊपर तक की तरफ आ रहा है, जब वो सरफेस के एकदम करीब आ जाता है, सरफेस के करीब आ जाने के टाइम पे सरफेस के नीचे हम लोग का वाटर टेबल रहता है, हाँ कि ना, रहता है कि नहीं हाँ रहता। दादा। हाँ। अभी ये वाटर टेबल के करीब जब मैग्मा आ जाता है, और उसके साथ जब वो मिल मतलब उसके साथ में जब वो कांटेक्ट में आता है, तो वाटर एक कंपैरेटिवली ग्राउंड वाटर कूल है, मैग्मा के कंपैरेटिवली बहुत ही कूल है। तो इस वजह से एक हाईली एक्सप्लोशन जनरेट होता है वाटर और तुम्हारा इसके कांटेक्ट में आने के टाइम पे, एक हाईली एक्सप्लोसिव पावर जनरेट होता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में मैग्मा जब आता है तो हाई एक्सप्लोशन क्रिएट होता है, वेरी नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो है। तो ये एक्सप्लोशन होने के लिए एक बहुत बड़ा डिप्रेशन जनरेट होता है, एक डिप्रेशन जनरेट होता है। ये डिप्रेशन को हम बोलते हैं, ये डिप्रेशन के लिए मतलब वो जो होल जमीन में है, गड्ढा गड्ढा टाइप हो जाता है। ये टाइप ऑफ जब फीचर हम लोगों को दिखता है, इसको हम कहते हैं मार। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो ऊपर में लेक के ऊपर जो ऊपर नीचे वो वही है क्या? वही है। सपोज ग्राउंड वाटर था, उसे कांटेक्ट में तुम्हारा मैग्मा आया। अभी मैग्मा बहुत हॉट है पर ग्राउंड वाटर बहुत कूल है, तो इन दोनों को कांटेक्ट में आके क्या होगा, एक बहुत ज्यादा हाई एक्सप्लोशन जनरेट होगा, एक हाईली एक्सप्लोसिव होगा। अभी एक्सप्लोशन के लिए ये जमीन में एक गड्ढा टाइप हो जाएगा, तो इसको ही हम बोलते हैं
मार। अभी ये जो एक्सप्लोशन होता है, जो कि ना ग्राउंड वाटर के साथ मैग्मा का कांटेक्ट में आने का जो एक्सप्लोशन होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोमैग्मेटिक और फेरेटिक इरप्शंस। क्या बोलते हैं? हाइ हाइड्रोमैग्मेटिक और फेरेटिक इरप्शंस। समझ में आया? अभी दादा वो हाँ, जो মানে मा- ওই এই এই ফানেল শেপ স্ট্রাকচারটাকে মার বলছো নাকি हाँ, লেকের ওপরে funnel shape স্ট্রাকচারটাকে? structure is called mud। दादा ये फनल स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, लेक में बन रहा है या ग्राउंड पे बन रहा है? ग्राउंड पे बन रही है, लेक दिखाया हुआ है। ये लेक माने बेसिकली अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको रिप्रेजेंट किया है। ये लेक छोड़ दे तू, लेक को मत पकड़। सोच ले कि ग्राउंड वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ये लेक को हम कैंसिल कर देंगे। ओके। कि लेक अलग से हम लेक क्यों लिखा हुआ है मैं नहीं बोला, पर डायग्राम अच्छा था इसीलिए मैं दिखाया। इसको लेक फेक मत पकड़, इसको बस ग्राउंड वाटर पकड़, ठीक है ना? আর এই টেফরাটা কি আর মাঝে লেকের নিচে? लेके नीचे टेफ्रा ना, ये ग्राउंड वाटर और ये मैग्मा का इंटरेक्शन होने के लिए जो एक मटेरियल बनता है उसको ही हम टेफ्रा बोलते हैं। समझ में आया? हाँ এটা কেমন ধরনের মেটেরিয়াল হয়? पायरोक्लास्टिक मटेरियल। আচ্ছা। ठीक है ना? दादा क्वेश्चन क्या था वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मेरा फोन आ गया था उसमें पवन का। क्वेश्चन था कि टेफ्रा क्या है। क्या है दादा टेप्रो? टेफ्रा इज बेसिकली अ पायरोक्लास्टिक मटेरियल। ओके। ठीक है ना? टेफ्रा इज बेसिकली अ पायरोक्लास्टिक मटेरियल। अभी एक चीज मैं जब ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, एक चीज मैं जस्ट आई वांट टू ऐड कि वाटर कितने टाइप का होता है मालूम है किसी को? वाटर का टाइप्स? हाँ, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर? नो नॉट लाइक दैट। कि जनरेशन ऑफ वाटर कितने टाइप का होता है? पवन, वाटर कितने टाइप का होता है? क्या? वाटर कितने टाइप का होता है? एक नॉर्मल वाटर, एक हार्ड वाटर। हाँ, वो वाला नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज फॉर्मेशन ऑफ वाटर अगर तू बोल दे कि ओरिजिन ऑफ वाटर को बेसिस के ऊपर कितने टाइप ऑफ वाटर होता है, जियो एज ए जियोलॉजिस्ट तो क्या बोलेगा? मेटेओरिक वाटर, हाँ, कैनोट वाटर। तीन टाइप ऑफ, तीन अच्छा टाइप्स। अच्छा। मिटियोरिक, कोकोनेट और क्या? ये नहीं पता है। एक है जुवेनाइल वाटर, हाँ जी बनाइए। एक है मिटियोरिक वाटर, और एक है कोनेट वाटर। जुवेनाइल वाटर का मतलब है एक मैग्मा से वाटर जेनरेटिंग फ्रॉम मैग्मा। हम्म। मिटियोरिक वाटर बने ग्राउंड वाटर, फिर तेरा रेनफॉल, दीज आर ऑल मिटियोरिक वाटर। कोनेट वाटर माने वाटर ट्रैप बिटवीन सेडिमेंट्स।
ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करके रख लेना, लिख लेना कॉपी में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर जो है, जुवेनाइल, मिटियोरिक एंड कोनेट वाटर। समझ में आया अभी? हम्म। দাদা ম্যাগমা থেকে ওয়াটার কিভাবে জেনারেট হয়? गुड क्वेश्चन। देख, मैग्मा टू वाटर जनरेशन कैसे होता है? सपोज ये तेरा एक मैग्मा है, सपोज ये तेरा एक मैग्मा है, वो तो वोलेटाइल में रहता है ना, हाँ हाँ, वो तो वोलेटाइल्स के रूप में रहता है ना इसमें, मैग्मा में। क्या रहता है? वाटर जो कंटेंट रहता है मैग्मा में वो वोलेटाइल्स के रूप में रहता है ना। वोलाटाइल्स के रूप में रहता है, एग्जैक्टली। तो मैग्मा में जो होता है, क्या होता है, देख कैसे वाटर हम लोग को मिलता है। ये जो हॉट स्प्रिंग्स ये सब वगैरह देखता है ना नंदिता, हॉट स्प्रिंग स्पेशली, दोज आर मैग्मेटिक वाटर्स। कैसे होता है देख, मैग्मा में वोलाटाइल के रूप में H2O रहता है। क्यों रहता है? सपोज कहां से जनरेशन होता है, सपोज ये तेरा एक सबडक्शन हो रहा है, ये तेरा एक सबडक्शन हो रहा है। अभी सबडक्शन होने के टाइम, जब सबडक्टेड हो रहा है, सपोज ये एक ओशनिक प्लेट है, अभी इसमें बहुत सारा मिनरल्स ऐसा रहेगा, बहुत सारा मिनरल्स ऐसा रहेगा जिसमें जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर में वाटर रहेगा, हाँ कि ना? सपोज तेरा हॉर्नडेड एम्फीबोल्स, जिप्सम, फिर तेरा फाइलोसिलिकेट्स, फिर तेरा हो गया क्ले मिनरल्स। ये सब अपने स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल आयंस कैरी करते हैं या फिर वाटर कैरी करते हैं, OH आयन कैरी करते हैं, हाँ कि ना? तो হ্যাঁ। ये मटेरियल्स जब सबडक्शन के थ्रू अर्थ के नीचे जाएगा, तो इसमें जो प्रेजेंट वाला वाटर रहेगा वो मेल्ट होके, देख ये वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों इंपॉर्टेंट, ये हम बाद में डिस्क्राइब करने ही वाले थे कि देख ये जो, देख अभी एक चीज देख, और एक चीज बहुत मैं इंपॉर्टेंट ये डिस्क्राइब भी कर देता हूँ, फिर जो क्वेश्चन आया है तो कर ही देते हैं। ये जो वाटर या फिर वोलाटाइल मटेरियल है, तब ये हाई टेम्परेचर में आके ये वोलाटाइल मटेरियल रिलीज करेगा, हाँ कि ना? हाई टेम्परेचर में मेल्ट होके इसके अंदर जो वोलाटाइल मटेरियल्स या फिर वाटर ये सब प्रेजेंट था, ये सब वाटर मॉलिक्यूल ये रिलीज कर देगा, कर देगा कि হ্যাঁ। नहीं? হুম। अभी वाटर मॉलिक्यूल, अभी ये जो मैंटल था, ये जो मैंटल था, ये ओवरराइडिंग प्लेट के ठीक नीचे ये जो मैंटल था, अपर मैंटल है, ये तेरा सॉलिड था, सॉलिड था, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में सपोज T°C में ये सॉलिड था। अभी ये प्रेजेंस ऑफ वोलाटाइल मटेरियल या फिर H2O, स्पेशली H2O मॉलिक्यूल्स या फिर CO2, ये एडिशन के लिए क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये मेंटल का जो मेल्टिंग टेम्परेचर था, ये मेल्टिंग टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा, ये टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप कर जाएगा। अभी मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप करने के लिए, अभी जिस टेम्परेचर में T°C में वो पहले सॉलिड था, अभी T°C में वो मेल्ट करना चालू कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप किया, सपोज मेंटल का मेल्टिंग पॉइंट था पहले, जब वाटर कोई या फिर वोलाटाइल मटेरियल प्रेजेंट नहीं था, उसका मेल्टिंग पॉइंट था 800°C, और 800°C मेल्टिंग पॉइंट था, और यहाँ पे टेम्परेचर T था 600°C। तो 600°C में वो मेल्ट नहीं करेगा, हाँ कि ना? 800°C चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए, तो इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रह रहा है। अभी
प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर इम्प्योरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर क्या कर दिया, ये मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको ड्रॉप करके 550 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अभी उसका सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या है, उसका सराउंडिंग में टेम्परेचर है 600 डिग्री सेल्सियस। अभी 550 डिग्री सेल्सियस में वो मेल्ट हो जा रहा है, तो 600 डिग्री सेल्सियस में वो जाहिर सी बात है मेल्ट हो जाएगा। हाँ की ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 600 डिग्री सेल्सियस में वो मेल्ट कर जाएगा, हाँ की ना? हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, सब बोलो यार। दादा आ रहा है लेकिन उतना नहीं आ रहा है। उतना नहीं आ रहा है, ठीक है तो बोल दे पहले, मैं फिर से बोल देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है ना? शुरू से करता हूँ, देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा था, इस कोई प्रॉब्लम। देखो ध्यान से देखना आप, मैंने क्या बोला था, मैं जब फेज भी पढ़वाया था, जब सिस्टम पढ़वाया था, देखिएगा ना क्लास में, कि एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज और एडिशन ऑफ वोलाटाइल मटेरियल क्या करेगा, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है उसको ड्रॉप कर देगा। हाँ कि ना, ये समझ में आया? हाँ। एडिशन ऑफ वोलाटाइल्स और इम्प्योरिटीज, ये मेल्टिंग टेम्परेचर को ड्रॉप कर देगा। अभी सपोज ये एक सबडक्शन सिस्टम हो रहा है, ये एक सबडक्शन हो रहा है, ये तुम्हारा ओवरराइडिंग प्लेट है और ये तुम्हारा सबडक्टेड स्लैब है, ये तुम्हारा सबडक्टेड स्लैब है। अभी ये जो सबडक्टेड स्लैब है, जो सबडक्शन जिसका सबडक्शन हो रहा है, वो सपोज ओशियनिक प्लेट है। अभी इसमें बहुत सारा एम्फिबोल, जिप्सम, फाइलोसिलिकेट, क्ले मिनरल्स ये सब था। मतलब कि ना, जो मिनरल्स अपने स्ट्रक्चर में वाटर होल्ड करने का कैपेबिलिटी रखता है। अभी जब ये सबडक्शन जब हो रहा है तो हाई टेम्परेचर में आके ये सब मिनरल्स मेल्ट करना चालू कर देगा। तो मेल्ट करने के लिए क्या होगा, मेल्ट करने के लिए ये सब क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर से वाटर रिलीज कर देगा, वाटर रिलीज करना चालू करेगा। काफी ना, हाँ। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अभी सपोज यहाँ का टेम्परेचर था 600 डिग्री, 600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर था 600 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो मेंटल मटेरियल था, सपोज ये मटेरियल था, जो मेंटल मटेरियल था उसका सपोज मेल्टिंग पॉइंट जो था, मेल्टिंग पॉइंट जो था वो था 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब हम देंगे तब ये मेंटल मटेरियल जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। हाँ कि ना? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वही होता है। पर वहां पे टेम्परेचर कितना था, वहां पे टेम्परेचर था 600 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, मेल्टिंग टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस, जिस टेम्परेचर में वो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, पर टेम्परेचर गिवन है या फिर टेम्परेचर प्रेजेंट है 600 डिग्री सेल्सियस, तो ये मटेरियल मेल्ट करेगा क्या? नहीं। रवि बता। नहीं करेगा दादा, उसको चाहिए 800 तो 600 में कैसे करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। नंदिता समझ में आ रहा है? हाँ। 800 डिग्री सेल्सियस में वो मेल्ट नहीं करेगा। अभी क्या हुआ, जब हम वाटर ऐड कर दिए, जब हम वाटर ऐड कर दिए, उसमें वाटर का मात्रा ऐड कर दिए, बढ़ा दिए, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ये जो मेंटल मटेरियल था उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होकर कितना हो गया, वो ड्रॉप होकर हो गया 550 डिग्री सेल्सियस।
वो ड्रॉप होके हो गया 550 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मतलब किसी भी प्रोडक्ट में वाटर जब ऐड हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसकी वजह से है क्या उसका टेम्परेचर घट गया? हाँ, टेम्परेचर कुछ कुछ मटेरियल होता है कि वो एक केमिकल पोटेंशियल करके एक चीज होता है थर्मोडायनामिक्स में, उसके ऊपर ज्यादातर डिपेंड करता है। पर अगर हम लेमैन के टर्म में समझाए, एक और लॉजिक लगाए कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर जो बॉन्ड लेंथ है तो वो इंक्रीज कर जाता है। तो बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करने की वजह से, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करने की वजह से उस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत आसान होगा। उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा। तो बॉन्ड को अगर ब्रेक करना आसान हो रहा है, बॉन्ड को अगर ब्रेक करना आसान हो रहा है तो क्या होगा, वो कम टेम्परेचर में ब्रेक कर जाएगा। ये एक रीजन है। और द प्रीडोमिनेंट रीजन जो है वो केमिकल पोटेंशियल, वो अभी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। पर ये जान लो कि एडिशन ऑफ वोलाटाइल और एडिशन ऑफ वाटर क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर घटा देता है। ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अभी एक बताओ, ये मेल्टिंग टेम्परेचर जो है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर ड्रॉप होगा, कितना हो गया 550 डिग्री सेल्सियस। अभी वहां पे मौजूदा टेम्परेचर कितना है? 800। हाँ, पहले था 800, अभी हो गया 550। ये तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हुआ ना, पर वहां पे टेम्परेचर कितना है अभी? 800। हाँ, 550। 600। 600। ओह। ये तो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। मैं बोल रहा हूँ ये सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 600। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स रहा सपोज, तो 600। अभी बोलो, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 600, मेल्टिंग टेम्परेचर है 550, तो ये रॉक मेल्ट करेगा? हाँ, कर जाएगा। गल जाएगा, गल जाएगा। तो ये रॉक मेल्ट करके क्या करेगा, मैग्मा जनरेट करेगा। इसीलिए इस टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म को क्या बोलते हैं? एक बार ना एक बार तो सुने ही हो सब। क्या बोलते हैं मालूम है? हम्म। क्या बोलते हैं? वो ए से नाम है। हाँ, वो मतलब पहला लेटर उसका ए है, वो याद आ रहा है। क्या आ रहा है यार? ए, ए से है ना, वो ए से नाम है। एसिमिलेशन। क्या बोल रहे हैं सिमुलेशन? क्या बोलते हैं इस टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म को, क्या बोलते हैं? इस टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म को बोलते हैं आर्क वॉल्केनिज्म। तब क्या होगा, ये मेल्ट जनरेट होगा। तो ये मेल्ट जनरेट होने के कारण क्या होगा, ये जो सबडक्टेड ओवरराइडिंग जो प्लेट है, ओवरराइडिंग जो प्लेट है, यहां से ये वॉल्केनो निकलेगा। यहां पे एक वॉल्केनो जनरेट होगा। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट जो घट गया, इसीलिए मेल्ट जनरेट हुआ। अब ये मेल्ट को निकलना है, तो ये वॉल्केनिज्म के थ्रू निकलेगा बाहर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। है। तो अभी ये जो मैग्मा है, ये जो मैग्मा है, ये वाटर कंटेंट करेगा, वाटर रहेगा इसमें, हाँ कि ना? इसमें वाटर रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी सपोज
ये मैग्मा हाईली मैफिक अल्ट्रामैफिक मैग्मा है, सपोज पकड़ लो। तो इसमें क्या होगा, इसमें पाइरोक्सिन क्रिस्टलाइज होगा, प्लेजियोक्लेस क्रिस्टलाइज होगा, सॉरी प्लेजियोक्लेस नहीं, क्या बोल रहा हूँ, पाइरोक्सिन क्रिस्टलाइज होगा, ओलिविन क्रिस्टलाइज होगा, होते होते कभी कभी हाँ प्लेजियोक्लेस भी क्रिस्टलाइज हो सकता है बाद में, ओलिविन होगा, ये सब बहुत सारा मिनरल्स क्रिस्टलाइज होगा। पर अगर वो वाला मिनरल ज्यादा क्रिस्टलाइज नहीं हुआ जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर में वाटर कंटेंट होता है, वो वाला मिनरल ज्यादा क्रिस्टलाइज नहीं हुआ जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर में वाटर रहता है, तो क्या होगा, ये मैग्मा के अंदर एक्सेस वाटर रह जाएगा। और जब ये मैग्मा ठंड हो जाएगा, जब जब ठंडा होता जाएगा, तब धीरे धीरे क्या होगा, एक फेज डिफरेंस जनरेट होगा, जिसके वजह से मैग्मा में एक वाटर फेज जनरेट होगा और एक मेल्ट फेज जनरेट होगा। ये बोल रहा हूँ एकदम लास्ट ऑफ मैग्माटिज्म में, एकदम जब मैग्माटिज्म खत्म हो रहा है उसके टाइम पे। तो ये वाला जो वाटर फेज जनरेट होगा, इसको ही हम बोलेंगे जुवेनाइल वाटर्स। मुझे समझ में आया हाँ मैग्मा से कैसे वाटर निकलता है। ये वाटर फेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सोच भी नहीं सकोगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये वाटर फेज। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, मैंने कॉम्पेटिबल इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट की बात करा था, क्या था कॉम्पेटिबल एलिमेंट, क्या था कॉम्पेटिबल एलिमेंट, भूल गए। हेलो नहीं पवन तो पता है, हाँ हाँ पता है कॉम्पेटिबल। समझ नहीं आ रहा, क्या बोल, कॉम्पेटिबल एलिमेंट्स नहीं पता है मतलब। मैं 100% क्लास में बताया था कॉम्पेटिबल एलिमेंट इनकॉम्पेटिबल दादा एलिमेंट क्या होता है। दादा कुछ कुछ याद, एलिमेंट्स का नाम तो याद नहीं है, बट तो वो आपने हाँ, बताया था याद कि नाम मैंने बताया भी नहीं था, वो मैं कौन से मेंट बताया। मेंटल और क्रस्ट, मतलब उसके अंदर में मिलता है, उसके अंदर में मतलब ज्यादा मात्रा में कुछ ऐसे टाइप बताया था। हाँ अभी तू बोलेगा आर्थ में मिलता है, मतलब कॉम्पेटिबल एलिमेंट इनकॉम्पेटिबल मैंने बताया था, कह रहे हैं मतलब मैं 100% बताया था। हाँ, तो आपने बताया था दादा कि क्रस्ट में मिलता है और नहीं ये, मेंटल। हाँ 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 हाँ, तो किस ओर में जा रहा है अभी मैं मेरे को समझा, हाँ राष्ट्र मिलता है, पर ये असली बात ये नहीं। कंपेटेबल एलिमेंट वो है जो सॉलिड में जाना पसंद करता है, जो सॉलिड में जाना पसंद करता है। और इनकम्पेटेबल एलिमेंट वो है जो मेल्ट में जाना प्रेफर करता है, जो मेल्ट पे जाना प्रेफर करता है। अभी देखो, सपोज एक मैग्मा है, सपोज एक मैग्मा, उससे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो क्रिस्टलाइजेशन होने के लिए क्रिस्टल जनरेट हो रहा है, छोटा छोटा क्रिस्टल जनरेट हो रहा है, रॉक जनरेट हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो कॉम्पेटिबल एलिमेंट क्या होगा, ये कॉम्पेटिबल एलिमेंट सब यहाँ पे चला जाएगा, सब ये नया जो क्रिस्टल जनरेट हो रहा है उस पे चला जाएगा। हम्म और इनकम्पेटिबल एलिमेंट क्या होगा, ये मेल्ट पे ही पड़ा रहेगा, हाँ कि ना। हम्म तो लास्ट जब मैग्नेटिज्म का लास्ट प्रोसीडियर होगा, तब जब फेज डिफरेंस जनरेट होगा, वाटर फेज,
और एक सेमी सॉलिड फेज, तब क्या होगा, ये इनकॉम्पिटिबल एलिमेंट सारे वाटर में चले आएगा, सारे वाटर में चले आएगा। अब वाटर में जब ये आ जाएगा, तब क्या होता है कि वाटर में जब आ जाएगा, सपोज ये इनकॉम्पिटिबल एलिमेंट्स है, फिर जब वाटर भी ठंडा होने लगेगा, फिर तो उसके पास कोई उपाय नहीं है क्रिस्टलाइज होने के अलावा। तो ये क्या होगा, वाटर में डिफ्यूजन रेट बहुत ज्यादा है, तो डिफ्यूजन रेट बहुत ज्यादा होने के लिए ये मिल मिल के बड़ा बड़ा क्रिस्टल्स बना देगा। इसको हम बोलते हैं पिग्माटाइट्स। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मिलता है इनकॉम्पेटिबल, लिथियम is an incompatible element, uranium incompatible element, gold sometimes are incompatible element, silver sometimes are incompatible element। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाटर, ये बात भी पढ़ोगे तुम जब और जेनेसिस पढ़ोगे एमएससी में जाके, तो ये चीज आएगा। ठीक है, छोड़ो अभी, छोड़ो। दादा Similarly- पिग्मेटाइट जो बताया, दादा पिग्मेटाइट जो बताया, हाँ, तो पिग्मेटाइट तक हमारे पास एक रॉक भी होता है ना? वो पिग्माटाइट होता है। पिग्मेटाइट, हाँ, पिग्मेटाइट इज अ टाइप ऑफ रॉक ओनली। पिग्मेटाइट डिपॉजिट्स इज अ टाइप ऑफ रॉक ओनली ना, तो रॉक से ही तो तेरे को मिनरल्स मिलेगा ना, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। तो समझ में आया? मतलब तो वो जो बनता है वो कॉम्पिटेबल से बनता है ना, कि इनकॉम्पिटेबल से, इनकॉम्पिटेबल से बनता है ना। वाटर में जाने के बाद? ठीक। अच्छा, सिमिलरली tough rings, two rings and two cones भी वाटर एंड मैग्मा इंटरेक्शन के लिए बनता है। ठीक है, ये बस जान लो। अभी हम समझेंगे कैल्डेरा क्या होता है। इंटैक्शन क्या होता है? हाँ, इंटैक्शन क्या लिखा है आपने? इंटैक्शन, क्या क्या? ये वाटर मैग्मा इंटैक्शन, दादा इंटैक्शन। इंटरेक्शन, अच्छा, इंटरेक्शन स्पेलिंग गलत लिखा मैंने, क्या लिखा मालूम है? इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, एक्शन नहीं। ठीक, ओके ओके। माय फॉल्ट। अच्छा, अभी एक और चीज देखो, क्या बोरिंग लग रहा है क्या क्लास? नहीं दादा, मजा आ रहा है। नंदिता, हेलो नंदिता, हाँ दादा। समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ, अच्छा, कैल्डेरा क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? एक माउंटेन टाइप, मतलब ये बना हुआ था जिसमें पानी जमा होता है, वो भी मेटेओर में, ये वाला वोल्केनिज्म वाला पानी। हाँ, वो फॉर्मेशन कैसे होता है? एसेस का बना हुआ होता है, सिल्ट टाइप का, लेकिन उल्टा होता है। कैल्डेरा कैसे बनता है मैं डिस्क्राइब करता हूँ। दादा मान लो कि, दादा हाँ बोल। कि वॉल्केनिक इरप्शन आया, ठीक है, मान लो इरप्शन हाँ आया और हाँ। किसी एक जगह एक बहुत बड़ा बेसिन बना दिया, हम्म, और वहां पे हम लोगों को वाटर टाइप का कुछ लेक मिल रहा है इस तरह से, तो वो तो हम उसको लेक तो बोल बाद सकते में बनता हैं। है, वो तो अलग बात है। हाँ पर मैं बोलता हूँ ये हाँ, जो मतलब बड़ा बेसिन तू बोल रहा है वो कैसे बनता है मालूम है? वोल्केनिक इरप्शन दादा कोलैप्स वगैरह करते हैं ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, मैग्मा वगैरह सब
निकलता है उधर से, तो उससे- देख मैं बोलता हूँ डिटेल्स में, और मैं डिटेल्स में थोड़ा बोल देता हूँ। सपोज ये एक वॉल्केनो, ये एक वॉल्केनो, अभी इसमें जो मैग्मा है, ये मैग्मा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, पर फिर भी उसका कुछ ओवरबर्डन प्रेशर होगा, अपवर्ड प्रेशर देगा, और ये जो ओवरलाइंग रॉक्स है, ये ओवरलाइंग रॉक्स क्या होगा, डाउनवर्ड प्रेशर देगा, हाँ कि ना? ये जो ओवरलाइंग रॉक्स है ये डाउनवर्ड प्रेशर देगा, हाँ डाउनवर्ड प्रेशर देगा। तो रॉक्स क्या करेगा, ये डाउनवर्ड प्रेशर देगा। और ये मैग्मा क्या होगा, ये मैग्मा चेंबर क्या होगा, ये अपवर्ड प्रेशर देगा। अगर ये रॉक का डाउनवर्ड प्रेशर जो है, ये मैग्मा का अपवर्ड जो प्रेशर है उससे अगर कहीं गुना ज्यादा हो गया, ये रॉक का जो डाउनवर्ड प्रेशर है ये मैग्मा का अपवर्ड प्रेशर से अगर कहीं गुना ज्यादा हो गया, तो क्या होगा कि ये जो मटेरियल्स है, ये जो मटेरियल्स रॉक था, ये कोलैप्स कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा पूरा। तो इसीलिए एक बड़ा सा क्रेटर टाइप क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? হ্যালো, মানে রক্স গুলো মেল্টে পড়ে যাবে। रॉक्स गुलो मेल्टे पड़े जाते, एग्जैक्टली। ऊपर वाला जो रॉक है वो नीचे कोलैप्स कर जाएगा, अभी उसमें बहुत ज्यादा मेल्ट बचा ही नहीं है, तो गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, जो वेंट है उसके नीचे गिर जाएगा। तो ये जो एक बड़ा सा बेसिन टाइप क्रिएट होगा, मैग्मेटिक बेसिन, इसको ही हम बोलते हैं कैल्डेरा। और अगर इसमें थोड़ा बहुत लावा बच जाए तो यहाँ पे एक लावा लेक बना देगा, लावा लेक बन जाएगा। ये जो नीचे ऊपर वाला जो रॉक है ये हाँ मेल्ट पे गिर जाएगा, तो इसको इस वजह से कैल्डेरा फॉर्म होता है। तो ये जो प्रोसीड्यूर है उसको हम बोलते हैं कैल्डेरा कोलैप्स, कैल्डेरा कोलैप्स। ठीक है, लावा लेक क्यों बोलते हैं? लावा लेक क्यों बोलते हैं, देख ये जो मैग्मा, अभी सपोज कुछ थोड़ा बहुत लावा बचा हुआ है, हम्म, तो ऊपर वाला जो रॉक जो है वो मेल्ट पे गिर जाएगा, गिर के वो भी कंपैरेटिवली मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे एक हाँ बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लावा, बहुत बड़ा नहीं मतलब बहुत बड़ा एरिया में लावा जनरेट होगा, और ये लेक के तरह दिखते हैं, इसीलिए लावा लेक बोलते हैं। कोई रीजन पर्टिकुलर नहीं, मतलब लावा का लेक। समझ में आ रहा है? मतलब वो मेल्ट हो जाता है, तो मेल्ट होने के बाद मतलब लेक, मतलब ये नहीं कि उसमें पानी आ गया, वैसा नहीं है। नहीं, लावा का लेक, पानी ओ नहीं आ रहा लावा है। लेक, ठीक ठीक हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना। इग्नियस स्ट्रक्चर्स खत्म ही नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में इग्नियस स्ट्रक्चर खत्म होगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके इग्नियस स्ट्रक्चर खत्म करूंगा। उसके बाद हम দাদা একটু পিডিএফটা শেয়ার করে দেবে, কিছু নোটস নেওয়া হয়নি। अच्छा, मैं शेयर